मेरा नाम आराध्य श्रीवास्तव है। मैं बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगागंज रायवली में जीव विज्ञान प्रवक्ता हूँ। तो बच्चों, हम आपको एक बेसिक चीज़ बताने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक जो आपने नोटिस किया होगा आसपास में। जैसे आपने देखा होगा कि हर बच्चा अपने माँ बाप की तरह लगता है, ठीक है। हर माँ बाप के लक्षण बच्चों में जाते हैं। वो कैसे जाते हैं वो आज आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आनुवांशिकता और ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, ठीक। नेक्स्ट करिए। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बताया था, उनका परिचय बताते हैं आपको, ठीक है। ये एक चर्च में पादरी थे, ब्रून शहर में। ये चर्च में पादरी मतलब जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे ही चर्च में पादरी, फादर जिन्हें कहते हैं, पादरी थे। और इनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, पेड़ पौधे लगाने का, उनमें नए नए प्रयोग करने का, ठीक है। तो इन्होंने ब्रून शहर में कई खोजें की, कई रिसर्च की, और फिर उन्होंने उस रिसर्च को एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। उस पत्रिका का क्या नाम था? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक। लेकिन उसी समय लगभग चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की खोज का वर्णन इतना ज़्यादा पूरी जगह होने लगा कि उनकी ये खोज, उसी में उनके ये टाइटल जो उन्होंने लेख लिखवाया था, छपवाया था, इसको किसी की नज़र नहीं की, किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए अलग अलग जगह से, कार्ल कोरेंस, एरिक शर्मैक और ह्यूगो डिब्रीज। इन तीनों ने इनके सारे नियमों को पढ़ा, परखा, प्रयोग किया और उसके बाद उसकी पुनः खोज की, ठीक। अब देखिए, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही जेनेटिक्स कहते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज की थी, इसकी नींव रखी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, अब जेनेटिक्स की परिभाषा, आनुवांशिकता की परिभाषा। सबसे पहले वे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण या लक्षण। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में ट्रांसफर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इनका ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट करिए। अब देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर, पाइसम सटाइवम को चुना। क्यों? क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अच्छे से उग जाता है, द्विलिंगी होता है, इसीलिए इन्होंने मटर का चुनाव किया। और मटर के चुनाव में इन्होंने बताया 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने जोड़ों में लिया। प्रभावी लक्षणों को इन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया और अप्रभावी लक्षणों को स्मॉल टी से डिनोट किया। नेक्स्ट, इन्होंने ये 7 लक्षण लिए, जैसे फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति और पादप की लंबाई। तो प्रभावी लक्षण लिए और इसके अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या थे? फली का रंग जैसे प्रभावी में हरा है, उसमें क्या लिया? पीला लिया। और फली की आकृति ली, फूली हुई, उधर ली सिकड़ी हुई। बीज का रंग लिया पीला, उधर लिया हरा। बीज की आकृति गोल, उधर झुर्रीदार। और इधर लिया रंग बैगनी, उधर लिया सफेद। अच्छी स्थिति ली है, उसकी अग्रस्त स्थिति ली। और इधर लंबाई, ये लंबा लिया प्रभावी लक्षण और वो बौना अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट करिए। अब देखिए, इसमें 2 चीजें आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि समयुग्मजीवी क्या होता है, विषम युग्मजीवी क्या होता है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस जब कैपिटल डी और कैपिटल डी हो, उसको होमोजाइगस मतलब दोनों लक्षण समान हो, दोनों फैक्टर सेम हो, उसे बोलेंगे समयुग्मजीवी। और हेटेरोजाइगस इसमें अलग अलग हो। जैसे लिखा हुआ है कि 2 कारक होते हैं, जब दोनों कारक समान हो, जैसे कैपिटल डी और कैपिटल डी, उसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और जब कैपिटल डी और स्मॉल डी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। अब देखिए, दूसरी चीज आती है, दूसरे टर्म आते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकली अपीयरेंस से देख के बता देना कि कोई पौधा लंबा है या बौना है, कि उसका रंग कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है। तो फिजिकली अपीयरेंस से किसी पौधे के बारे में बता दें तो उसको बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक। और उसके बाद जीन के अकॉर्डिंग, उसके जीन के आधार पर उसको बताना कि ये शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है या शुद्ध बौना है, उसको बोलेंगे जीनोटाइप। नेक्स्ट, अब देखिए 3 टर्म है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण, ठीक। इसको अच्छे से समझिए। एक संकर संकरण क्या होता है? जब हम परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों की संकरण कराते हैं तो ऐसे संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं।
उसके बाद इसी तरह का सेम है, जब परस्पर दो विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। और तीसरा क्या है, जब दो से अधिक विरोधी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुसंकर संकरण। देखिए ध्यान से, इसमें एक संकर संकरण मेंडल का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों एक संकर संकरण पे आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंडल ने पहले और दूसरे नियम में एक अपोजिट कैरेक्टर लिया था, ठीक। और दूसरा वाला तीसरा नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पे आधारित है, क्योंकि इसमें इन्होंने दो विरोधी लक्षण दिए थे। जिसे मोनोहाइब्रिड एक संकर वाले संकरण को कहते हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण को कहते हैं। एक जैसे भी हमने इसके बारे में बता ही दिया कि मेंडल के पहले जो दो नियम थे वो एक संकर संकरण पे आधारित है और जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण पे आधारित है। अब देखिए मेंडल के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी पृथक्करण को ही दूसरा नाम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम आपको प्रभाविता का नियम बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ प्रभाविता का नियम देखिए क्या है, जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। तो कैपिटल डी प्रभावी लक्षण है और लंबेपन का, और स्मॉल डी अप्रभावी लक्षण है बौनेपन का, ठीक है। इसको चेंज करिए, नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसको सेम वैसे ही एकदम ध्यान समझिए, कैपिटल डी शुद्ध लंबा और स्मॉल डी शुद्ध बौना, ठीक। F1 पीढ़ी में जब इनका क्रॉस होता है तो कैपिटल डी का स्मॉल डी से क्रॉस कराते हैं तो सभी पौधे जो प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में सभी क्रॉस होंगे, ठीक है। सभी संकर पौधे होंगे, ना ही शुद्ध लंबे होंगे ना ही शुद्ध बौने होंगे, सब कैपिटल डी और स्मॉल डी मिक्स हाइब्रिड होंगे और इसी को क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण बोलते हैं। और इसी में मेंडल ने बताया कि जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबेपन का प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, छिप जाता है। ये सभी के सभी क्या है, संकर लंबे हैं। इसी नियम को ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्यों प्रभावी कहते हैं कि लंबेपन का लक्षण जो है प्रकट हो रहा है और बौनेपन का लक्षण क्या हुआ, छिप गया। नेक्स्ट दूसरा नियम इन्होंने मेंडल ने दिया पृथक्करण नियम, ठीक है। पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें इन्होंने बताया जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों में संकलन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। पहला नियम था, उसी के जस्ट बाद जब स्वपरागण होता है, उसी के जस्ट बाद स्वपरागण होता है, स्वपरागण के बाद उनका पृथक्करण हो जाता है। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट करिए, जैसे देखिए सेम वैसे ही पहले क्रॉस कराया और उसके बाद क्या हुआ, उसका जब स्वपरागण हुआ, जब स्वपरागण कराने के बाद ये पहले नियम की तरह था, जहां संकर पौधा प्राप्त हुआ था, संकर का क्रॉस स्वपरागण उसी संकर से हो जाएगा। कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी कराएंगे तो जब क्रॉस कराएंगे तो हम देखते हैं कि पहले क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल डी, उसके बाद कैपिटल डी स्मॉल डी और लास्ट में स्मॉल डी। ये देखिए कैपिटल डी का जब क्रॉस कैपिटल डी कराया तो क्या मिला, कैपिटल डी यानी शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल डी का स्मॉल डी से कराया तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिला। फिर अब स्मॉल डी से क्रॉस कराते हैं तो पहले कैपिटल डी से कराया तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिला और स्मॉल का स्मॉल से कराते हैं तो दोनों स्मॉल डी यानी शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ, ठीक। समझ में आया? ओके रहिए। तो इसके बाद क्या होता है कि कैपिटल डी शुद्ध लंबा पौधा है और कैपिटल डी स्मॉल डी क्या है, ये दोनों क्या है, संकर पौधे हैं और ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा है, ठीक। तो इस नियम को पृथक्करण के नियम को ही दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नाम इसका युग्मकों की शुद्धता क्यों कहते हैं, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पर अप्रभावी, स्मॉल डी अप्रभावी हो गया और स्मॉल डी अप्रभावी होने के बाद F2 जनरेशन में शुद्ध बौना दिखा रहा है। अगर ये अप्रभावी था, ऐसा नहीं कि लंबेपन के साथ रह रहे ये भी लंबा हो गया, इसकी शुद्धता बनी हुई है और नेक्स्ट जनरेशन में ये शुद्ध बौना हमको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट करिए, अब देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा नियम है। इसमें मेंडल ने क्या किया, दो विरोधी लक्षण, दो परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया और उसके बाद जो भी युग्मक थे उनका स्वतंत्र रूप से बंटवारा, अपव्यूहन मतलब क्या होता है, बंटवारा हो गया। फिगर देखिए, इसको फिगर समझिए। नेक्स्ट करिए। अब देखिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई, दो विरोधी लक्षण लिए, कैपिटल आर आर मतलब राउंड और वाई मतलब येलो, ये प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार और हरे ये इसका अप्रभावी लक्षण है। इनके बीच में क्रॉस कराया तो सभी को एक एक बार लिख दिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इन दोनों का क्रॉस इन दोनों से कराया, दो ग्रुप बना लिए हमने, एक कैपिटल आर स्मॉल और एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो पहले क्या मिला, कैपिटल आर, नेक्स्ट करिए,
ये वाला फिगर देखिए, हाँ, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक मेल का लिख दिया और सेम वैसा ही फीमेल का लिख दिया। फिर इन दोनों का हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने में देखिए कैपिटल आर से मिलके कैपिटल वाई, फिर इसका दूसरे से कराया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सेम इसी तरह इससे कराया तो ये प्राप्त हुआ, इससे कराया तो ये प्राप्त हुआ। फिर इसी तरह दूसरे वाले लाइंस कराएंगे, इसका इससे कराएंगे पहले तो यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इस तरह से कराते जाएंगे। और लास्ट में अगर कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्राप्त हो रहा है, जिसका मतलब ये चित्र आपका सही है। ये इसकी जांच के लिए होता है कि अगर लास्ट में ये कंटेंट आ रहा है और इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो देखिए क्या होता है वो F1 पीढ़ी थी जहां पर RR और YY मिले थे, और ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होता है कि 9 गोल पीले होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल पीले मिलेंगे। उसके बाद 3 गोल व हरे मिलेंगे, 1 2 और 3 गोल व हरे मिले, 3 झुर्रीदार व पीले मिलेंगे, 1 2 और 3 झुर्रीदार और पीले मिले, और एक इकलौता क्या मिला, झुर्रीदार और हरा मिला। ठीक, तो ये रेशियो क्या होगा 9:3:3:1, ये स्वतंत्र अवयव के नियम का रेशियो है। ठीक, नेक्स्ट करिए। अब मेंडल के नियम के आधार पर ही मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है सभी लोग जानते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम संख्या 46 होती है। ठीक है, 46 मतलब 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, समजात गुणसूत्र, और एक क्रोमोसोम जो एक जोड़ी बचता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। वो क्या डिसाइड करता है, वो सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का है या लड़की। लड़कियों में खास बात क्या होती है कि उनके 22 क्रोमोसोम, जो लड़के लड़की दोनों में क्या होते हैं, सारे के सारे 22 के 22 ऑटोसोम्स क्या होते हैं, XX होते हैं। और लड़कियों में 23वां भी XX होता है, और लड़कों में 23वां चेंज होता है, वो कौन सा होता है, XY होता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए, फिगर से आप समझिए। ये देखिए 22 जोड़े मतलब 44 प्लस XS कितने हो गए, 46। ये फीमेल के हो गए और मेल के हो गए। 22 जोड़े मतलब 44 प्लस 45 और 46 XY। तो XX मतलब ये क्या है, फीमेल है, और XY मतलब ये मेल है। तो जब फीमेल का क्रॉस मेल से होता है तो देखिए कैसे दोनों लक्षण माता पिता के, माता से आधा मिलता है और आधा पिता से मिलता है, ये क्रॉस में होता है। देखिए समझिए इसको, 22 प्लस X ये हमने अलग कर लिया, सेम ऐसे ही मेल में हमने अलग कर लिया। फिर इनका क्रॉस कराया तो ये 22 और ये 22, ये X और ये X मिलके 44 प्लस XS मिल गया। यानी ये जो उत्पन्न हो रहा है ये क्या है, गर्ल, पुत्री प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इसका जब दूसरे से क्रॉस कराते हैं तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, जब XX Y से मिलता है तो यहाँ पर पुत्र प्राप्त होता है, यानी सन। ठीक, इसको अच्छे से समझिए आप ध्यान से कि जब लिंग निर्धारण होता है तो इसमें कौन डिसाइडर है, डिसाइड करने वाला कौन है, Y किसके पास है, मेल के पास है। तो कौन डिसाइड करता है, लड़का होगा या लड़की, ये मेल डिसाइड करता है। लड़कियों के पास 22 क्रोमोसोम भी XX है, 23वां भी XX है। तो जब हम लोग पढ़े लिखे लोग कम थे भारत में, तो ये लोग हमेशा दोषी किसको मानते थे, फीमेल को मानते थे, कि क्योंकि उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको टारगेट करते थे कि तुम्हारी वजह से लड़की हुई। ठीक है, मगर जब लोग पढ़ लिख गए, जान गए, आपके मम्मी पापा भी पढ़ लिख लिए, जान गए वो लोग कि लड़का होना किस पे डिसाइड करता है, मेल पे डिसाइड करता है। तो जिम्मेदार कौन है, मेल जिम्मेदार है, फीमेल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक, नेक्स्ट करिए। थैंक यू सो मच।